नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैन की मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी एग्जाम की। काफी समय के बाद दोस्तों इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो रही है, क्योंकि रीजन दोस्तों काफी सॉलिड है। उत्तराखंड एलटी के फॉर्म आने वाले हैं, नवंबर में इसके फॉर्म आएंगे और इसके बाद मार्च 2024 में आपका एग्जाम प्रस्तावित किया गया। अब ऐसे में काफी सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड एलटी गणित की प्रिपरेशन को लेकर दुविधा में है। उनके द्वारा लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी योग्यता परीक्षा पैटर्न के बारे में और कैसे करेंगे इसकी तैयारी। तो आज की दोस्तों ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है। इसमें हम आपको इसके सिलेबस, योग्यता, परीक्षा पैटर्न सभी के बारे में बताएंगे डिटेल में। तो आज की वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी गणित की योग्यता, सिलेबस और इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी गणित की योग्यता क्या है। अगर आप उत्तराखंड में एलटी गणित बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित एवं फिजिक्स, विज्ञान विषयों के संग विज्ञान स्नातक की आपकी उपाधि होनी चाहिए। मतलब बहुत आसान है, आपकी बीएससी मैथ्स एंड फिजिक्स से होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए। अब इसके अलावा इसका तीसरा सब्जेक्ट कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर मेरी मैथ्स फिजिक्स है, उसके संग मेरी आईटी है, केमिस्ट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, कुछ भी है, या कोई ज्योग्राफी वाला भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल और केवल मैथ्स एंड फिजिक्स पर फोकस करना है, वही होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज और, अगर आपकी मैथ्स एंड फिजिक्स है तो लास्ट ईयर में आपने मैथ्स या फिर फिजिक्स में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होना चाहिए। ये भी दोस्तों एक शर्त है, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो लास्ट ईयर में आपने जरूर पढ़ना चाहिए। और फर्स्ट 2 ईयर्स में, जैसे कई जगह ऐसा होता है, उत्तर प्रदेश में भी काफी सारे ऐसे कोर्सेज चलाए जाते थे पहले भी, जहां पर लास्ट ईयर में केवल 2 सब्जेक्ट रहते थे। तो अगर आपने मैथ्स या फिर फिजिक्स में से एक सब्जेक्ट अगर आपने लास्ट ईयर में भी लिया है तो भी चल जाएगा। देखिए साफ साफ लिखा है, परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिकी विषय अथवा तथा प्रथम 2 वर्षों में गणित तथा भौतिकी विषय के अनिवार्य रूप से रहे हों। तो आप समझ लीजिए कि लास्ट ईयर में आपकी मैथ्स या फिर फिजिक्स में से कोई एक जरूर होनी चाहिए, और पहले 2 वर्ष में तो आपको फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़नी है। तो आप सिंपली समझ लीजिए कि बीएससी मैथ्स एंड फिजिक्स आपकी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इनमें छात्रों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या चाहिए, किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या फिर आपने विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने बीएड किया हुआ है और एलटी डिप्लोमा लिया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, इसके अलावा क्या चल जाएगा, देखिए एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी एजुकेशन या बीएससी एड बोलते हैं इसको, गणित और फिजिक्स विज्ञान विषयों के संग आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये तो दोस्तों इसकी अर्हता है। इसमें एक अनिवार्य अर्हता और है कि आपने दोस्तों सीटीटी सेकंड या फिर यूटीटी सेकंड आपने क्लियर किया होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप उत्तराखंड टैट सेकंड या फिर सीटीटी टैट सेकंड क्लियर है, इसके अलावा आपकी ये 2 अगर योग्यताएं हैं तो आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपली ग्रेजुएट होना चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स, इसके अलावा आपने बीएड किया होना चाहिए। सी टैट 2 या फिर यू टैट 2 आपका दोनों यहां पर एप्लीकेबल होगा। अब बात करेंगे दोस्तों इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में। परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा, पहले तो आपने योग्यता जान ली, इसके बाद दोस्तों इसका परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा। परीक्षा पैटर्न के लिए दोस्तों आपको 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा दोस्तों रहेगी। 100 मार्क्स की आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपसे शैक्षिक अभिवृत्ति, शिक्षण कला और संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। मतलब सीधी सी बात है कि आपसे इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और इसके अलावा दोस्तों आपसे मैथ्स एंड फिजिक्स पूछी जाएगी। अब कौन कितना पूछा जाएगा इसके बारे में भी अब जानेंगे। तो आपको सिंपल सा पता है कि आपके सामने 100 मार्क्स का एक पेपर होने वाला है, जिसमें आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। अब किसको कितना वेटेज है इसके बारे में अभी हम जानेंगे। जनरली मैं आपको बता दूं कि इसको 30 मार्क्स का वेटेज होता है, इसको 70 मार्क्स का वेटेज होता है, यानी कि 30 मार्क्स का आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में इसको डिटेल में बाइफरकेट करके जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक शर्त और है, देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखित परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी, लेकिन अगर आप सामान्य या फिर ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो आपको
45% लाना अनिवार्य है, यानी कि 100 में से 45 अंक आपके होने चाहिए, तभी जाके आपको मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज आप मेरिट में ही कंसिडर नहीं किए जाएंगे, चाहे भले ही पोस्ट वैकेंट क्यों ना रह जाए। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर 100 पोस्ट अगर निकली है, उसमें से केवल 80 लोग ही 45% या फिर उससे ऊपर ला पाते हैं, तो इतने लोगों का ही सिलेक्शन होगा। अब इसमें जो बाकी की जो 20 पोस्ट हैं वो वैकेंट रह जाएंगी, सिंपल सा रूल है। तो आपको 45% लाना तो पहले अनिवार्य है, ये आप समझ लीजिए। अगर आप एससी में हैं या फिर अगर आप एसटी में हैं तो फिर आपको थोड़ा छूट मिल जाएगी, 35% अंक लाना अनिवार्य है। तो आप देख लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर लिखी गई है 45% और 35%, ये आपका 100% है। ठीक है ना, तो इतना आपको दोस्तों लाना ही लाना पड़ेगा। बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एज से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एज दोस्तों इसमें 21 वर्ष और 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 21 to 42। 21 वर्ष से कम की आयु के अप्लाई नहीं कर सकते, 42 वर्ष से ऊपर की आयु के अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप रिस्पेक्टेड किसी कैटेगरी में आते हैं तो फिर दोस्तों आपको अधिकतम आयु में छूट मिल जाएगी। अगर आप SC ST में आते हैं तो फिर दोस्तों आपको प्लस 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों अलग अलग छूट होती है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप ओबीसी में आते तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो ये दोस्तों आपकी छूट रहती है, वो रिस्पेक्टेड कैटेगरी में जो आपकी रहती है वो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके बाद उत्तराखंड LT गणित में अप्लाई कौन कर सकता है? बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि बाहर के राज्यों के होते हैं, वो लोग पूछते हैं कि सर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अप्लाई करने के लिए आपने अगर उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त संस्थानों से अगर आपने प्राप्त की है तो फिर दोस्तों आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला नियम तो दोस्तों यह है, ये खासकर उन लोगों के लिए है जो कि उत्तराखंड से बाहर के हैं या मतलब जो बाहर प्रदेशों में कार्यरत हैं, खासकर उन लोगों के लिए नियम है कि अगर आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है तो आप दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं तो आप अप्लाई करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा देखिए और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर कोई अर्धसैनिक या फिर सैनिक बलों में कार्यरत राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्थान में अगर कोई नियमित पदों पर कार्मिक है या फिर केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों के रूप में अगर उत्तराखंड में ऐसे कार्यरत हैं जिनको उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है तो फिर उनके पति पत्नी या फिर उनके पुत्र पुत्री भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो उत्तराखंड में रह के कोई सरकारी जॉब कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड के बाहर की भी हो या फिर हो सकता है केंद्र सरकार की जॉब हो, लेकिन उनका उत्तराखंड से बाहर कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो भी उनके आश्रित यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य के स्थायी निवासी, जैसे मैंने आपको पहले बोला स्थायी निवासी, चाहे वो उत्तराखंड से बाहर भी निवासरत हैं तो भी उनके पति पत्नी या उनके पुत्र पुत्री भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा नियम है, आप यहाँ के उत्तराखंड के स्थायी निवासी तो अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया होगा तो अप्लाई कर पाएंगे, अगर आप उत्तराखंड में किसी ऐसी सरकारी नौकरी में हैं, चाहे वो भले केंद्र की हो चाहे वो आपकी सैनिक अर्धसैनिक बलों की हो, लेकिन आपकी नौकरी उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकती है, तो भी आपके आश्रित यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसे निवासी हैं जो कि उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी और वो बाहर कहीं पर कार्य कर रहे हैं, उनके भी जो आश्रित है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में जो परीक्षा का पैटर्न है वो कैसा रहेगा। वो तो हम जान चुके हैं कि आपकी एक 100 मार्क्स की लिखित परीक्षा दोस्तों होने वाली है, पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव होगी। अब इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और इसके अलावा आपसे संबंधित विषय से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें दोस्तों किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तराखंड LT गणित की। तो उत्तराखंड LT गणित में दोस्तों आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का पूछा जाएगा दोस्तों? 30 मार्क्स का यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। इसमें आपको दोस्तों जितने भी BEd LT BPEd के स्तर के शैक्षिक अभिवृत्ति के प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। तो आप समझ लीजिए आपने BEd किया है, उसमें कैसी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता था, उससे संबंधित आपके वो उसी लेवल के आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे कि भैया
इसमें इंटरमीडिएट स्तर के कितने आएंगे। अब देखिए ये तो हो गया आपका केवल टीचिंग एप्टीट्यूड। अब यहां पर आता है आपका सब्जेक्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स एंड मैथ्स। अब फिजिक्स एंड मैथ्स का क्या रेशियो, देखिए सबसे पहले हम इसको दो लेवल में बांटा गया है, एक है 12th लेवल, एक है ग्रेजुएट। तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो 12th लेवल है वहां पर आपसे मैथ्स पूछी जाएगी और फिजिक्स पूछी जाएगी। मैथ्स आपकी 20 मार्क्स की आती है, फिजिक्स आपकी 8 मार्क्स की पूछी जाएगी, मतलब लेवल इनका 12th लेवल करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे फिर ग्रेजुएट लेवल। तो ग्रेजुएट लेवल की जो मैथमेटिक्स है वो 29 मार्क्स की आएगी और जो फिजिक्स है दोस्तों वो आपकी 13 मार्क्स की आएगी। तो अगर आप यहां पर से देखें तो आपकी जो मैथ्स है, मैथ्स आपकी 49 मार्क्स की दोस्तों आने वाली है, जो कि ऑलमोस्ट 50% है पूरे पेपर का, तो जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसका मतलब यह है साफ साफ कि अगर आपको उत्तराखंड में एलटी गणित बनना चाहिए तो आपकी जो मैथमेटिक्स है वो दोस्तों स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑलमोस्ट दोस्तों 50% है, 50% कभी कभार तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के जो कि मैथ्स से ही रिलेटेड होते हैं। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो वहां पर आप फिजिक्स के क्वेश्चन भी कर लेंगे। और अगर फिजिक्स की हम बात करें तो 13 और 8 21, साफ साफ है कि यहाँ पर 21 मार्क्स की दोस्तों आपसे फिजिक्स पूछी जाती है, जिसका पलड़ा दोस्तों थोड़ा सा हल्का है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत डिटेल में है और मार्क्स काफी कम है। जबकि मैथ्स का सीन क्या है कि मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क्स को दिया गया है वरीता, और इसमें कई सारे ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि मैथ्स से बन जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 30 मार्क्स का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। तो कुल मिला के दोस्तों आपका 100 मार्क्स से बनता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर से क्लियर हो रहा होगा कि अगर आप मैथ्स में ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे या मैथ्स में अगर आप अच्छा करेंगे तो दोस्तों आपके ज्यादा अच्छे चांसेस रहेंगे। फिजिक्स में भी आप थोड़ा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा बहुत अगर ठीक करते हैं तो कॉम्बिनेशन से आप टेस्ट को आसानी से निकाल सकते हैं। हमेशा दोस्तों ध्यान रखना है कि कभी भी आप केवल और केवल एक चीज से टेस्ट नहीं निकाल सकते। केवल और केवल टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे आप नहीं निकाल सकते, केवल और केवल सब्जेक्ट के सारे नहीं निकाल सकते। दोनों का कॉम्बिनेशन से ही दोस्तों हमेशा एग्जाम निकलता है। तो जितने भी कंपोनेंट हैं उसमें आपको ऑलमोस्ट ठीक ठाक मार्क्स आपको लाने होते हैं, बस ज्यादा हाई लेवल का भी नहीं, लो लेवल भी नहीं, आपका एग्जाम निकल जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। देखिए इसके सिलेबस में हमने आपको बताया कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है दोस्तों वो 30 मार्क्स का आता है। ये दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड, सिलेबस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता का दोस्तों 30 मार्क्स का सिलेबस है। इसके बारे में दोस्तों हमने वैसे डिटेल में डिस्कस किया है हमारे दूसरे जो प्राइमरी हमारा चैनल है दोस्तों, ये हमारा सेकेंडरी चैनल है। हमारा जो प्राइमरी चैनल है उसका नाम है क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस। मैं उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों, उससे आप ज्वाइन हुए। वहां पर दोस्तों हम टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज चलाते रहते हैं। वहां पर दोस्तों मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है और इस पर डिटेल वीडियोस भी और क्लासेस भी दोस्तों हमने प्रोवाइड करवाई है। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं, आप इसको डिटेल में देखेंगे। हालांकि मैं इसको अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें दोस्तों मैं ऑलरेडी अपने प्राइमरी चैनल पर डिस्कस कर चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड में वही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि दोस्तों आपने अपने बीएड स्तर में पढ़े हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे भैया हमारे सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये 70 मार्क्स का सिलेबस होने वाला है क्योंकि 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड है, 70 मार्क्स की मैथ्स एंड फिजिक्स दोस्तों आने वाली है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमारी जो मैथ्स है वो उसका जो सिलेबस है दोस्तों किस तरह से दिया गया। आप साफ साफ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये केवल और केवल यहाँ पर जो बुक्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। सिलेबस को दोस्तों कोई भी बाइफरकेट करके नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं लेवल ऊपर से लिखा गया ग्रेजुएट, जबकि वहां पर लिखा गया कि साफ साफ कि आपका 12th भी आएगा और ग्रेजुएट लेवल भी आएगा। तो ऐसे में ज्यादातर असमंजस यही रहता है कि किस तरह से इसमें प्रिपरेशन करें। तो आप पहले जरा सा इनको देख लीजिए। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स अपने आप में एक बुक है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री बुक है। वेक्टर एनालिसिस अपने आप में एक बुक है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। ये आप सबके जो आप ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ते थे वो सारी बुक्स हैं। इसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं उनको बाइफरकेट करके नहीं दिया, लेकिन मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि वो उसको आप किस तरह से समझेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। इसके अलावा अलजेब्रा है, ठीक। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जैसे बात करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है दोस्तों, इसमें 2D 3D सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अलजेब्रा आती है। इसके बाद आप देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स अपने आप में दोस्तों दो अलग अलग बुक्स हैं, ठीक है। बहुत अच्छा खासा वास्ट इनका सिलेबस है। रियल एनालिसिस आती है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऑलमोस्ट दोस्तों आपका ग्रेजुएट लेवल का सारा दोस्तों यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है। सारी की सारी दोस्तों एक बुक्स है।
ये कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक ना हो गया दोस्तों, एक बुक है ये पूरी की पूरी। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो एक तरह से 14 दोस्तों आपके यहाँ पर बुक्स दिखाई देती है। देखिए एक तरह से जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है दोस्तों, इसमें आपको मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स ही नहीं, इसमें आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरी और सब कुछ दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे भाई मैथमेटिक्स का सिलेबस भले ही वहां पर बाइफरकेट करके नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स के सिलेबस का हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें 12th लेवल का जो सिलेबस है वो क्या हो सकता है और ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस दोस्तों क्या क्या हो सकता है। आपको दोस्तों इतना ही पढ़ना है, इससे आगे आपको नहीं जाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। देखिए दोस्तों ये जो सिलेबस है हमने UKSSC की ही ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है दोस्तों। ये असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का सिलेबस, और आप मान के चलिए दोस्तों कि इतना ही सिलेबस आपका होता है, क्योंकि ये दोस्तों हमारा भी काफी सालों का एक्सपीरियंस है और उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैथमेटिक्स में अगर आप इंटर लेवल की बात करें तो आपको क्या क्या पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, स्केलर, magnitude and the direction of vectors, solution of quadratic and cubic equation, function and relation, elementary differentiation, integration, direction, ratios and direction cosine। आप साफ साफ दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो आपका सिलेबस है काफी 12th लेवल का दोस्तों। इसके लिए आपके लिए NCERT काफी दोस्तों रहेगी। NCERT की बुक्स अगर आप प्रॉपर्ली दोस्तों पढ़ते हैं तो ये आपका सारा का सारा दोस्तों सिलेबस कवर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फिर और भी कई बुक्स आती हैं जानी मानी, जैसे कि इसमें RD शर्मा है, इसके अलावा RS अग्रवाल है। ये सभी बुक्स से दोस्तों आप इसको पढ़ सकते हैं, ये सारा का सारा आपका सिलेबस दोस्तों कवर हो जाएगा। वहीं बात करेंगे दोस्तों स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स में भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस है ये भी दोस्तों आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है ये है। इसके लिए दोस्तों आप चाहें तो स्टैटिस्टिक्स की बुक्स भी आती हैं कई सारी, अदरवाइज दोस्तों ये भी आपको 12th में दोस्तों आसानी से मिल जाएगा। स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस 11th 12th का ही दोस्तों स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो दोस्तों ये सिलेबस दोस्तों आपको जो अगर मैं बात करूं जिनकी इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है, तो वहां पर जो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स दी हुई होती है, इकोनॉमिक्स वाले जो जनरली जो पढ़ते हैं उनकी जो स्टैटिस्टिक्स दी होती है, तो वहां से दोस्तों ये स्टैटिस्टिक्स आपकी कवर हो जाएगी। NCERT की बुक आती है, वहीं पर दोस्तों आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अदरवाइज दोस्तों आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। मतलब इसके लिए कुछ जो जनरल बुक्स आती है मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक BL अग्रवाल की आती है, ठीक है, उसका नाम है प्रोग्राम्ड स्टैटिस्टिक्स, तो उससे दोस्तों आप ये सारी चीजें को आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय SC गुप्ता एंड VK कपूर, SC गुप्ता एंड VK कपूर, ये भी दोस्तों आप ले सकते हैं। SC गुप्ता एंड VK कपूर वन ऑफ द बेस्ट बुक है स्टैटिस्टिक्स की, तो वहां से आप दोस्तों कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों और भी आती है कुछ इकोनॉमिक्स, जैसे अगर आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो SP गुप्ता की भी एक बुक आती है, तो भी काफी अच्छी है, तो इनको दोस्तों आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे भैया कि जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है जो कि ग्रेजुएट लेवल का है दोस्तों, वो कैसा हो सकता है। साफ साफ आप मान के चलिए दोस्तों यही रहने वाला है। इसमें देखिए मैट्रिसेस में जो ग्रेजुएट लेवल है तो उसमें क्या क्या आएगा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री, रो एंड कॉलम, ऑपरेशन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें दोस्तों ग्रेजुएट लेवल में जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड क्रैमर रूल, दोस्तों इससे आगे नहीं आएगा, ठीक है। टिग्नोमेट्री की हम बात करें तो जैसे टिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, टिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सर्कुलर हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन ग्रेजुएट पे आ जाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये सब ग्रेगरी सीरीज, समेशन ऑफ टिग्नोमेट्रिक सीरीज, ये दोस्तों आपके ग्रेजुएट लेवल के दोस्तों यहाँ पर टॉपिक है। इसके बाद बात करेंगे वेक्टर एनालिसिस की, तो वेक्टर एनालिसिस में भी दोस्तों आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर आ जाता है। इसके अलावा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ये सभी दोस्तों आपका किसके अंतर्गत आता है, वेक्टर एनालिसिस में ग्रेजुएट में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीन थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इनकी एप्लीकेशन, स्टोक्स थ्योरम, ये सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस की हम बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी काफी हद तक इसको लिमिट में किया गया है। देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसमें लेबनिज़ थ्योरम है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यूलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, कर्वेचर, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, टेलर सीरीज, मैक्लेरिन सीरीज, मैक्सिमम मिनिमा, इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस में भी दोस्तों आपका जो ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है, जैसे कि इसमें डेफिनेट इंटीग्रल है, बीटा एंड गामा फंक्शन है, डबल इंटीग्रेशन है, ठीक है, और चाहो तो थोड़ा बहुत ट्रिपल इंटीग्रेशन भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन है, यानी कि लेंथ ऑफ कर्व, ये दोस्तों आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ऐसे हम दोस्तों बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो मैंने आपको पहले बताया जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो उसमें आपकी 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन दोनों की दोनों होगी। इसमें डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, प्लेन,
लाइन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन मतलब आपकी जो स्पेस में जो लाइन इन स्पेस यानी कि 3D की हम बात करते हैं लाइन की, एक तो लाइन होती है 2D में, एक होता है लाइन इन स्पेस। प्लेन हो गया स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन आपकी स्पेस वाली है, ठीक है। सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, तो ये सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर ये आपका दोस्तों क्या है 3D के दोस्तों ये आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम बात करेंगे अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में भी दोस्तों आपको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कार्डन, डेस्कार्टिस एंड फेरारी मेथड, ये सब दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अलजेब्रा में। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का दोस्तों पार्ट है, ठीक है। तो अलजेब्रा में आपकी क्या आएगी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये आपका किसका पार्ट है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पार्ट है, ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक। तो ये वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए अलजेब्रा में मॉडर्न अलजेब्रा भी होगी, जिसमें आपका ग्रुप, एबेलियन थ्योरी, ठीक है, एबेलियन ग्रुप। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, रिंग, फील्ड, आइडल एंड इंटीग्रल डोमेन, सब तक दोस्तों आपको पूरा का पूरा दे रखा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो भी दोस्तों ये भी काफी एक लंबी चौड़ी बुक है, लेकिन इसमें दोस्तों कहाँ क्या पढ़ना आपने, एक तो फर्स्ट ऑर्डर हो गई, इसके अलावा जिसमें आपकी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है, सेपरेबल वेरिएबल, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपकी एग्जैक्ट आती है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसके अलावा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो उसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं इसमें, इसके अलावा भी, लेकिन उनको नहीं पढ़ना आपने। रियल एनालिसिस में भी देखिए तो कंप्लीटनेस ऑफ रियल नंबर, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट, ओपन एंड क्लोज सेट, सीक्वेंस एंड सीरीज, रेशियो टेस्ट आते हैं इसमें, रैप टेस्ट आता है, कॉची रूट टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, डी मॉर्गन टेस्ट, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी दोस्तों आपका मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी, एनालिटिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, टेलर थ्योरम, सिंगुलैरिटीज एंड पोल, यहीं तक दोस्तों आपने पढ़ना है, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना है। तो ये दोस्तों आपका बाइफरकेट करके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को दिया गया। ध्यान रहे दोस्तों ये अपने आप में बुक है, लेकिन आपने पढ़ना इतना ही है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस है, कोशेंट स्पेस क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, जैसे इसमें लीनियर स्पान आता है, बेसिस एंड डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी दोस्तों आपको फाइनाइट डिफरेंसेस, डिफरेंस ऑपरेटर, न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला, डिवाइडेड डिफरेंस, इंटरपोलेशन विद इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड फिर इसके बाद दोस्तों आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसके अलावा न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला, ट्रैपेजॉइडल रूल, ये आपके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आ जाते हैं, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल। इसके अलावा दोस्तों आपको लीनियर प्रोग्रामिंग भी पढ़नी पड़ेगी। हालांकि लीनियर प्रोग्रामिंग का आपका दोस्तों जो सिलेबस है वो आपका एलटी में नहीं है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं होगी, लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं होगी दोस्तों, वहां पर मुझे माफ करिएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग आपकी एलटी मैथ्स में नहीं होगी। यहाँ पर आप देख लीजिए स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या होगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स भी है वहां पर। तो इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जैसे कि आपका रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसके अलावा मोमेंट है, स्क्यूनेस है, कर्टोसिस है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये दोस्तों सभी आपका स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आएगा। और ध्यान देने वाली बात है कि जो स्टैटिस्टिक्स में इससे पहले दोस्तों जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो आपका 11-12 का पोर्शन है, वो भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मीन, मीडियन मोड, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, हार्मोनिक मीन, सभी दोस्तों आपको निकालने को पड़ते हैं। इसके अलावा क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल वो ऊपर पहले ही दे रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल मेथड है, कोरिलेशन, जैसे कोरिलेशन में कौन कौन सा आता है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, तो इसमें क्या क्या है, कोरिलेशन क्या होता है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यही है अजम्पशन, अंडरलाइन, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है, ये सभी दोस्तों आपको आएगा, ठीक है। टाइड और रिपीटेड रैंक, अब देखिए टाइड वाले केस में क्या होता है, रिपीटेड रैंक के केस में क्या होता है, जब रैंक कोरिलेशन में जब हम रैंक करते हैं तो उस केस में जब रैंक रिपीट होती है तो उस केस में क्या होता है, तो ये रैंक कोरिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि दोस्तों जैसे अगर आप आईसीएसई बोर्ड में देखें तो रैंक कोरिलेशन वाले ये सब चीजें पढ़ते हैं। आईसीएसई बोर्ड की जो स्टैटिस्टिक्स है दोस्तों वो भी काफी अच्छी है, तो उन सब वहां पर भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फिर यहाँ पर रिग्रेशन भी देखेगा, जैसे कि इंट्रोडक्शन है, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, और इसके अलावा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, एंगल बिटवीन द टू लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो रिग्रेशन का कोर्स है वो काफी सिंपल है, हालांकि रिग्रेशन का कोर्स है वो काफी ऊपर तक जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी देखने को मिलेगी, जिसमें आपसे बेसिक टर्मिनोलॉजी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस, डेफिनेशन ऑफ इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट,
थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एडिशन, थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एक्सटेंशन ऑफ एडिशन, थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एनिवेट्स, बुल्स इनइक्वालिटी, ये दोस्तों आपको सभी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, तो दोस्तों ये सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा बेस थ्योरम में। अब इसमें दोस्तों आपका एक रैंडम वेरिएबल से संबंधित भी दोस्तों आपका आ सकता है, लेकिन रैंडम वेरिएबल में दोस्तों आपका जो केवल और केवल आएगा वो दोस्तों आपका आएगा डिस्क्रीट कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन, ये दोस्तों आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, हालांकि वही चीजें हैं। और इसके बाद अलावा दोस्तों आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा फिर बड़ी स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में चला जाता है। ठीक है, आपको ये एक्सपेक्टेशन चाहो तो दोस्तों इसमें पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा टफ टॉपिक नहीं है। इसमें आपको जो पढ़ना रहेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो दोस्तों आपने बर्नौली बाइनोमियल पॉइजन, ये आप इतना पढ़ लेंगे। ठीक है, इससे आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाइपर ज्योमेट्रिक नेगेटिव बाइनोमियल, ये तो फिर पूरा का पूरा आपका स्टैटिस्टिक्स का ग्रेजुएट लेवल का कोर्स हो जाता है, तो वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आपने पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, जो प्योरली स्टैटिस्टिक्स वाले हैं फिर वही पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक, तो इतना तक आपको दोस्तों यहाँ पर पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ तक भी मैं आपको थोड़ा पॉइजन तक भी इसलिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्योंकि इतने तक कभी कभार पूछा गया, देखा गया कि इतने तक पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी इससे आगे आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना दोस्तों आपके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 11th में 12th में भी दोस्तों एक्सपेक्टेशन निकालना सीखते हैं, बस इसमें मोमेंट जनरेटिक फंक्शन है, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल क्या है कि जो बाइनोमियल थ्योरम है या बर्नौली थ्योरम है, यहाँ पर दोस्तों आप जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उस केस में आपको दोस्तों क्या करनी पड़ती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी पड़ती है। उतना तक दोस्तों आप अपने आप सीख सकते हैं। ठीक है, बस उतना ही आपके लिए रहेगा। तो ये दोस्तों इसका है कोर्स। हम बात कर रहे हैं मैथ्स के कोर्स की दोस्तों। अब दोस्तों अगले हम बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है फिजिक्स का, उसका लेवल है ग्रेजुएट, और वहां पर दोस्तों क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स में आप दोस्तों देख सकते हैं वेक्टर्स में आपका क्या कहते हैं, वेक्टर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड है, पोटेंशियल आप देख सकते हैं, कन्वर्जेंस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। मैक्सवेल इक्वेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन। अब इसमें जो मैकेनिक्स है दोस्तों, मैकेनिक्स में दोस्तों आप जैसे वेक्टर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, पोटेंशियल है, तो दोस्तों ये तो आपको सारा का सारा 12th लेवल पे ही मिल जाएगा। कुछ चीजें दोस्तों की जो कि आपको ग्रेजुएट लेवल में मिलेगी, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों आप 12th लेवल पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे इसमें ऑप्टिक्स भी पूछी जाती है, तो जैसे आपका क्या हो गया, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ठीक है, ये सब का दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब भी दोस्तों आपको क्या है कि 12th लेवल में देखने को मिल जाएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये भी दोस्तों आपकी काफी हद तक दोस्तों 12th में मिल जाती है। बेसिक ऑफ एटम, एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, रेडिएशन डिटेक्शन, ये दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स है, तो इसमें वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी, ये सब दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेगा। कुछ इसमें ग्रेजुएट लेवल का पार्ट है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, ये भी दोस्तों आपको क्या है कि ग्रेजुएट लेवल में देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये पूरा का पूरा ग्रेजुएट है। कुछ इसमें जो पार्ट है दोस्तों वो आपके 12th लेवल को मिलेंगे। देखिए होता कुछ नहीं है, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। 12th लेवल को आप दोस्तों बिल्कुल डिटेल वे में, जैसा कहते हैं ना, बिल्कुल ऊपर खोल के पढ़ते हैं ग्रेजुएट लेवल पे। सारी चीजें आपको 12th में मिल जाएंगी, बस आपको उनके जो सरफेस लेवल की नॉलेज है वो हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे इसमें थर्मल फिजिक्स आती है, तो थर्मल फिजिक्स में भी दोस्तों ये आपके कुछ टॉपिक्स है जो कि ग्रेजुएट हैं, कुछ इंटर हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे इसमें आपका नेटवर्क थ्योरम है, पावर सप्लाई, सॉलिड स्टेट, ये एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, ये सब दोस्तों आपको 12th लेवल में मिल जाएगा। कुछ पार्ट दोस्तों इसका क्या रहेगा, ग्रेजुएट लेवल का रहेगा। ऐसी वेव एंड ऑक्स्टिक्स है, ऑसिलेशन है, ये सब आपका क्या है 12th लेवल का ही है, लेकिन कुछ पार्ट आपको ग्रेजुएट मिलेगा। आप मेरी अगर राय मानेंगे तो आपको दोस्तों क्या करना है, इसमें 12th लेवल की फिजिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको ग्रेजुएट लेवल की जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। थोड़ा थोड़ा सरफेस लेवल का ही पढ़ें, बहुत ज्यादा उसमें ध्यान ना दे, क्योंकि आपको ध्यान देना है तो वो केवल और केवल दोस्तों मैथमेटिक्स पोर्शन है, वहीं पर दोस्तों ध्यान देना है। फिजिक्स की दोस्तों आपको केवल और केवल सरफेस नॉलेज से ही काम यहाँ पर चल जाएगा। ध्यान रहना है, सरफेस नॉलेज क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि भैया किसका फॉर्मूला क्या होता है, किसकी यूनिट क्या होती है। आपको बहुत ज्यादा वहां पर डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको वहां पर पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मेहनत किसी पे करनी है तो वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड एंड प्लस आपको दोस्तों वहां पर एलटी जो मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है वहां पर दोस्तों आपको करने की आवश्यकता रहेगी। तो ये दोस्तों आपका है फिजिक्स का पार्ट, जिसके 21 मार्क्स की दोस्तों एक्सपेक्टेशन रहेगी। लेकिन इसमें भी दोस्तों कई सारे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके मैथ्स की मदद से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फिर उसके बाद आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो
तो आप सबसे बड़ा जो पोर्शन दोस्तों 50% का वो मैथ्स का, इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि 30 मार्क्स का। तो अगर आप 50+30 यानी कि 80 मार्क्स में भी जाते हैं, वहां पर भी दोस्तों अगर आप 60 के आसपास स्कोर कर जाते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बाकी कुछ मार्क्स इससे भी आ जाते हैं तो आपका क्लियरली सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि ओवरऑल आपको दोस्तों एज ए जनरल कैंडिडेट यहाँ पर दोस्तों अगर आप 60+ मार्क्स ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है, जो कि जनरली देखा जाता है। ठीक है, तो 60+ मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो दोस्तों आपने कॉम्पैक्ट स्टडी करिए, मतलब कि ज़्यादा एक ही चीज पर फोकस ना करके सभी को बराबर समय दीजिए। थोड़ा बहुत फिजिक्स भी पढ़ लीजिए, थोड़ा मैथ्स तो खैर ज़्यादा पढ़नी है, और इसके अलावा दोस्तों आपने टीचिंग एप्टीट्यूड को भी थोड़ा समय देना है। डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी दोस्तों जो क्लासेस हैं वो भी आती रहती हैं। देखिए हमने एमसीक्यू की जो क्लासेस हैं वो लगातार डालते रहते हैं, जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखते हो नहीं आप में से कई लोग, लेकिन जरूर देखो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।